बच्चे सोच रहे होंगे ये सबकी छुट्टी है, मज़े कर लो छुट्टी लेके, मैडम पढ़ाएंगे नहीं। और मैंने देखा था अभी 5 मिनट पहले, तब तक कोई नहीं आया था। मैं कह रही थी, मैंने कहा कि कोई नहीं आया ना तो 2 घंटे पढ़ाऊंगी। सब जगह बंद है, सारे कोचिंग बंद है, सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं। पर बात यही है ना कि भाई जिन कुछ चीज़ें बंद की गई हैं, अब जो यहाँ पे आ सकते हैं उनके लिए क्या बंद करना है अब? हाँ, नहीं, रूट्स बंद हैं जो बाहर के हैं। अब आप लोग तो इधर ही रह रहे हो ना, तो कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से? तो तब तो भाई, अब ये देखो, ये गाजियाबाद में आ गए। बाकी और मैंने उस दिन पूछा था कि कोई बाहर से आता है ना, तब किसी ने नहीं बताया था। तो वो लोग तो वही है, सुबह वाले बैच में तो खैर सारे बच्चे आ गए थे। तो ये भी देखो कि ये गाजियाबाद से यहाँ तक आ गए हैं। अब हाँ ठीक है कि हाँ हाँ, तो वहाँ तो मेट्रो स्टेशन के वो खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए, वो भी बंद है। तो पूरी मेट्रो बंद है। अच्छा अच्छा, तो फिर कैसे आए थे? अच्छे, पापा के साथ आए थे। तो पापा क्या करते हैं अब? तो वो आए थे साथ में तो वो आ गए। चलो, इसको कहते हैं कि इच्छा शक्ति जिसकी होती है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे बोलते हैं ना कि लोग बहाना देते हैं। तो बहुत सारे छात्र मुखर्जी नगर में भी रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आए, तो उनका बहाना कि सबकी छुट्टी है। और कुछ ऐसे होते हैं, उसे कहते हैं ना कि बहाना मिल गया बस हमें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बहाने का मतलब भी नहीं है, हमें जो काम करना है वो करना ही है, जाना ही है। तो जिनके अंदर ये वाली क्षमता होती है ना कि जब काम करना है तो करना ही है, चाहे कैसे भी हो, तो अक्सर वो लोग सफल होते हैं और इतिहास रचते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात सच है बिल्कुल। कि हम ना ऐसे कहते हैं, मान लो बारिश हो रही है तो हम बहाना देने लग जाते हैं कि अरे आज तो बारिश हो रही है, हम काम नहीं करेंगे, मान लो हमको कहीं जाना है। पर परिस्थिति कहती है कि बारिश हो रही है, बारिश अपना काम कर रही है, तुम्हारे पास छाता है, तुम छाता का प्रयोग करके जा सकते थे लेकिन तुम नहीं गए। तो ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ भी अच्छा काम करने लगते हो तो अक्सर आपके आसपास ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिससे आपका लगेगा कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए, अभी ऐसा प्रॉब्लम आ गई है या ये चीज़ आ गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिद्दी होते हैं कि परेशानी है तो ठीक है, परेशानी आ गई है तो ठीक है, हम इसको भी देखते हैं, अपना काम करेंगे। तो वो फिर आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो वही सफल होते हैं। लेकिन जो लोग बहाने आने पर और ये बहानेबाजी कर लेते हैं तो फिर उनका ऐसा ही रहता है जीवन, जैसे चल रहा है ढर्रे पर। तो यही कारण होता है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में एक ही दो ही लोग सफल क्यों होते हैं। तो यही कारण होता है, हमारी इच्छा शक्ति। तो चलो देखो, हम लोग शब्दावली निकालेंगे, शब्दावली निकालो। और ये साउंड वाले फैन बंद कर दो, आवाज़ तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, तो साउंड वाली चीज़ों को बंद कर दो जो आवाज़ कर रहे हैं। अब पीछे वाला ये फैन चला लो जो ऊपर है, ऊपर लटक रहा है, जिसका शोर नहीं होता। निकालो पर्यायवाची, पेज नंबर 17, 16 और 17। अभ्यास सेट 2 हो गया था, अभ्यास सेट 3 करना है हमें। मेरे साथ उच्चारण करना है। शब्द है झंडा, केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजंती। खाना नहीं खा के आए क्या? तो थोड़ी सी जान लगा के बोलो। और ऑनलाइन वाले छात्र, आपको इतनी तेज बोलना है कि पड़ोसी को पता चल जाए कि आप क्लास ले रहे हो, है ना। चंद्रमा, मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु। अब देखो, चंद्रमा का पर्यायवाची बनाने के लिए आप रात, कुमुदनी, तारा, इनके पर्यायवाची में यदि कर, ईश, कांत, नाथ, पति, ये सब सारे शब्द जोड़ देते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है।
जैसे निशाकांत, बोलो, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, छपाकर, कुमुदनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत। ठीक है, अगला शब्द है रात्रि। छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, शर्वरी। अब देखो, रात के पर्यायवाची से हमने चंद्रमा का पर्यायवाची याद किया उसकी मदद से। अब इसी की मदद से हम राक्षस का पर्यायवाची भी याद कर लेते हैं। यदि रात में हम कर माने करने वाला, अगर इसको जोड़ देते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची बनता है। ठीक है, अगर रात के पर्यायवाची में हम चर शब्द जोड़ देते हैं, चर का मतलब होता है आचरण करने वाला, घूमने फिरने वाला, तो राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। यानी जो रात्रि में आचरण करता है, घूमता फिरता है या खाता पीता है, उसे हम राक्षस कहते हैं। तो मेरे साथ बोलो, राक्षस, असुर, धनुज, दानव, दैत्य, सुरारी, यातुधान, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर। देखो, जैसे शब्द दिया सुरारी, सुरारी शब्द में दीर्घ संधि हुई है। सुर प्लस अरि शब्द से बना है। सुर माने देवता, अरि माने शत्रु, तो जो देवता का शत्रु है यानी सुरारी। अब ऐसे ही शब्द बनता है असुरारी। असुरारी किसका पर्यायवाची हो जाता है? देवता का हो जाता है, क्योंकि वो असुर प्लस अरि में से मिलकर बना होता है, तो फिर हो जाता है कि जो असुर का शत्रु है यानी देवता। अगला शब्द है सूर्य। अंशुमान, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्ताश्व, सूरज, कालिंद, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, नलिनीपति, प्रभाकर, आलोकनाथ। देखो, सूर्य का पर्यायवाची ये जो अलग अलग नाम दिए हैं सबको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर्य का पर्यायवाची। अब इसमें जो विशेष नाम हैं जो अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, सविता, रेखांकित कर लेना। सविता हमें सरिता के जैसा लगता है, सरिता नदी का पर्यायवाची हो जाता है, साथ में सविता आ जाता है, तो हम ये बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते कि जो सविता शब्द है वो हमारा सूर्य का हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आता आदित्य, भास्कर और पतंग। पतंग शब्द में हम वो समझ लेते पतंग उड़ाने वाला। पतंग का मतलब क्या आता है? जो आकाश में दूर है। ठीक है, तो जो आकाश में बहुत दूर उड़ रहा है, तो आकाश में दूर तो सूर्य भी हमें दिखता है, इसलिए हम उसको पतंग कहते हैं। पतंग पक्षी का भी पर्यायवाची होता है, क्योंकि जो आकाश में उड़ता है। पतंग का जो शाब्दिक अर्थ हम देखें तो उसका मतलब है जो आकाश में चलता है, तो आकाश में सूर्य भी चलता हुआ हमें दिखता है, तो इस कारण से सूर्य का पतंग कह देते हैं। अब आकाश में पक्षी उड़ रहा है तो उसे पतंग कह देते हैं, और पतंग जो होती है वास्तव में तो उसे हम बोलते ही हैं पतंग। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भास्कर शब्द आता है, भास हम दिन का पर्यायवाची कहते हैं, और कर माने करने वाला। ठीक है, तो जो भास को करने वाला है तो भास्कर इसलिए बोल दिया जाता है। अब इसमें नोट्स दिया हुआ है कि दिन, नलिनी, प्रभा, इनके पर्यायवाची में यदि हम कर, ईश, कांत, नाथ, पति, इन सारे शब्दों को जोड़ देते हैं तो सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। अब इसमें सूर्य के पर्यायवाची में एक और जो शब्द है आपका, जैसे हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र और मिहिर, ये सारे के सारे ना महत्वपूर्ण है, ये आपको विकल्प में देखने को मिलते हैं। तो सूर्य का कोई भी पर्यायवाची ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सबको याद रखिएगा। अगला शब्द आता है दिन। वासर, दिवा, अह, वार, दिवस, जत्रा, भास्वर। देखो, दो शब्द हैं, भास्कर और भास्वर। तो भास्कर तो सूर्य का पर्यायवाची हो गया, लेकिन भास्वर
ये दिन का पर्यायवाची हो जाता है। और अक्सर ऐसे जब हम देखते हैं ना सूर्य का पर्यायवाची दिया होता है तो उसमें भास्कर के स्थान पर ना भास्वर लिख कर दे देता है विकल्प 1 में। तो उसमें क्या होता है, हम ऐसे याद रखना भास्कर से, तो हम पूरा नहीं पढ़ पाते, तो कभी कभी हम ऐसे ही लगा देते हैं अचानक से कि हाँ भास्कर दिया हुआ है, तो ये हमें लगता है और हम उसे लगाते, गलत हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न आता है तो उसे ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर करना है। भास्कर, अगर कर है तो वो सूर्य है, और वर लगा हुआ है तो मतलब वो दिन है। अगला शब्द है यमुना। यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यतन्या, सूर्यपुत्री, कालिंजा, कालिंदी, हंससुता। देखो, यमुना का पर्यायवाची याद करने के लिए सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची अगर हम जोड़ देते हैं तो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। और ये यमुना का पर्यायवाची भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पंक्ति आती है, हंस सुता की सुंदर कगरी और ध्रुमन की छाही। तो यहाँ पर हंस सुता दिया है, तो इस हंस सुता का मतलब है सूर्य की पुत्री। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए सूर्य की पुत्री मतलब यमुना, तो तभी कहा है यमुना का किनारा। ठीक है, जब हम अलंकार करेंगे तो वहाँ पर हमें ये इन पर्यायवाची से मदद मिलती है अर्थ निकालने में। अगर हमें इनका पर्यायवाची पता होता है, अर्थ निकाल लेते हैं तो हमें अर्थ समझ में आने लगता है। ठीक है, इस पर्पज से भी हमें इन्हें याद रखना है। आगे दिया हुआ है पुत्री का, कि जब हमने सूर्य का पर्यायवाची देखा, सूर्य और पुत्री से मिलकर यमुना का पर्यायवाची बनता है, तो पुत्री शब्द का पर्यायवाची भी हम यहाँ पे देखेंगे। अंगजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, कन्या, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की, सुता। तो ये पुत्री के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो आपके पास अभ्यास सेट 3, इसमें जो दिए हुए हैं शब्द, ये आपको पर्यायवाची याद रखने हैं। अब देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। अगर जैसे ये पर्यायवाची क्या होते हैं, ये एक तरह से रटने वाले होते हैं। आपको इन्हें रटना ही पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कुछ शब्दों का तो अर्थ बता दिया मैंने, तो अर्थ से समझ में आ गया। कुछ ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल हमें रटना ही पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि ये शब्द इसका है। तो ऐसे ही आपकी परीक्षा में ये पर्यायवाची आते हैं या और भी शब्द आते हैं। तो इनके लिए मैंने एक चैनल बनाया है शब्दावली का, ये अलग। वो उसमें क्या है कि उसमें कोई और टॉपिक नहीं है, उसमें केवल आपकी शब्दावली है। मत चलाओ, इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ उसके नीचे। ठीक है, तो इसमें टॉपिक आपका ऐसे उसमें दिए हैं कि पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, ये है। तो आप उस चैनल को अब हिंदी शब्दावली डालेंगे तो आ जाएगा, हिंदी शब्दावली चैनल करेंगे तो सर्च करके। अब ऐसा है कि जैसे मान लो यूट्यूब पे है हिंदी शब्दावली करके, अब उसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप घर पे हो, आप खाना बना रहे हो अपने लिए या खाना खा रहे हो, तो उस समय अपने मोबाइल में उसको खोल के अब वहाँ वीडियो देखनी नहीं है, क्योंकि मैं जैसे अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ वैसे ही उच्चारण करके दिखा रही हूँ आपको। तो आपको बस उसे सुनना है और उसके सुनने के साथ बोलना है। अब जैसे मान लो आप रास्ते से आ रहे हो, तो उस समय हम सोचते हैं कि अब रास्ते में क्या करें, चलो कुछ गाना सुन लेते हैं। तो गाना सुनने की बजाय आप अपने उस वीडियो को निकालो और वहाँ पे जो शब्द हैं, अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि इसका पर्यायवाची ये है, तो जैसे अभी आप दोहरा रहे हो ना मेरे साथ, ऐसे ही उसमें आप दोहराओ। मतलब जब आप इस चीज़ को दोहराते हो तो आपको चीज़ें याद होती हैं। तो इनको याद करने का तरीका यही होता है। अब जैसे कभी छात्र मुझसे पूछते हैं कि मैम आपको कैसे इतने सारे शब्द याद होते हैं, तो ऐसे ही याद नहीं होते, मुझे भी दोहराने पड़ते हैं। अब देखो, आप लोगों के साथ दोहरा रही हूँ, शब्दावली आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप ये समझो कि मैं इस शब्दावली को इसलिए पढ़ाती हूँ आप लोगों को ताकि मुझे याद रहें, मैं इसलिए नहीं पढ़ाती कि आप लोगों को याद रहें। तो अब जब मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मेरे भी सामने वो दोहराते रहें बार बार, क्योंकि दोहराने से होता है। तो जब मैं याद रखने के लिए बार बार इसको दोहरा रही हूँ, तो फिर आप लोग नहीं करेंगे, आपको तो परीक्षा में फिर भी परीक्षा देनी है ना, तो इसलिए इनको दोहराना होता है, तो आप इसे दोहराएंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे, और व्यंजन में हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन कर लिया था ना। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा ऊष्म संघर्षी। तो जहाँ आपका ये ऊष्म संघर्षी लिखा हुआ है, आपको यहाँ से लिखना है। लिखो इसमें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में
उसमें संघर्षी में आपको लिखना है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान, हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर ले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा पैदा करे, रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। होते हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगाकर लिख लीजिए श, श, स, ह। देखो, इन तीनों श में आपको हमेशा दिक्कत होती है इनका उच्चारण करते हुए, और ख़ास करके हम बात करें जो खड़ी बोली से संबंध रखने वाले लोग होते हैं तो वो तीनों श का प्रयोग स करते हैं, ठीक है, स का उच्चारण। अब ये स्थान विशेष के आधार पर लोग इनमें अंतर कर लेते हैं। जैसे अगर हम प्रयागराज की तरफ जाएं, इधर पूर्वोत्तर की तरफ, तो वो लोग जो हमारा श है यानी मूर्धा श और श, इन दोनों का अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, उनकी टोन में ही होता है। लेकिन हम जैसे खास करके दिल्ली के आसपास के जो लोग होते हैं, खड़ी बोली जिनकी है, वो लोग तीनों श के लिए स का ही प्रयोग करते हैं, तो उनमें उनके श में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, आप कैसे जानेंगे, तो इसे समझो। देखो, अंतर क्या होता है, ध्वनि तो इनकी स ही है। जब हम स, जैसे हमने अनुस्वार को देखा था ना, पंचमाक्षर को, तो हमने अनुस्वार उच्चारण कर रहे थे, लेकिन ध्वनि स्थान अलग होने के कारण ध्वनि अलग सुनाई दे रही थी। ऐसे ही इसका उच्चारण स्थान होता है। तो ये जो हमारा श है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो बचपन से आज तक आपने इसको क्या पढ़ा, सलजम वाला श, ठीक है। जब आप अंतर करते हो तो आप कहते हो कि ये सलजम वाला श है और ये षटकोण वाला श और ये सपेरा वाला श, इस तरह से करके पढ़ते हैं। तो अब के बाद आप इसको ऐसे छोड़ दो, अब इसके बाद ऐसे अंतर नहीं करना है। अब आपको आज ना नया नाम सीखना है इनका, तो इनका नाम हम सीखेंगे इनका उच्चारण स्थान ही, क्योंकि अगर इनका उच्चारण स्थान हम इनके साथ सीख लेंगे तो हमें इनका उच्चारण भी आ जाएगा। हम आज से इसको कहेंगे तालु श। तो जैसे ही हम तालु बोलेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हमें इसका उच्चारण कहाँ से करना है, तो हमारी जीभ तालु के नीचे आके का उच्चारण करेगी। तो जैसे ही हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, तालु श, तो जो आपका तालु स्थान है उसके नीचे आप उच्चारण करेंगे, तो तब इसकी सही ध्वनि निकलेगी तालु श। अब इसके बाद ये है हमारा, इसका उच्चारण होगा मूर्धा से। तो मूर्धा हमको पता है कि जैसे हम ट ठ बोलते हैं, तो जिस तरह से हम ट ठ बोलते हैं उसी तरह से हम बोलेंगे श, मतलब अपनी जीभ को वहां मोड़ कर ले जाएंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, श। तो इसे हम कहेंगे मूर्धा श, और ये हो जाएगा हमारा स जो है इसका दंतमूल है। दंतमूल मतलब मसूड़ा, यानी दांत का मसूड़ा। तो अब जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ जो है वो दांत को स्पर्श करेगी और तब हम बोलेंगे स, तो इसकी ध्वनि स हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये हमारा तालु श, ये मूर्धा श, ये दंत स। तो इस तरह से तीनों की ध्वनि हमारी स्पष्ट हो जाती है, अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा ह आ गया, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का मतलब होता है जो जिससे हम सांस लेते हैं ना, हम सांस लेने के तंत्र को ही स्वर यंत्र कहते हैं। तो जो श्वसन तंत्र है, तो जब हम इस ह का उच्चारण करते हैं तो आवाज जो है वो कंठ के भीतर से आती है, हम बोलते हैं ह। तो नाभि से हमारा भार पड़ता है इसका उच्चारण करने में,
तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र या कंठ के भीतर है। अब इसका उच्चारण स्थान कंठ के भीतर से होने के कारण हमने इसको एक नाम दिया है काकल्य, काकल्य वर्ण। ठीक है, तो काकल्य वर्ण किन्हें कहते हैं, यह प्रश्न आता है, या निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है। हिंदी भाषा में हमारा एक ही है काकल्य वर्ण, वो है ह। ठीक है, तो ये प्रश्न आया है, कई बार आया है, निम्न में से काकल्य वर्ण क्या है, विकल्प में आपका ह रहता है, इसे लगाना। और ये क्यों है काकल्य वर्ण, तो काकल्य वर्ण का मतलब होता है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ के भीतर से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी जैसे उच्चारण स्थान है तो इसका वर्ग भी आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। स्वर यंत्र है तो मतलब ये स्वर यंत्रीय कहलाएगा इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज और लिखो, जहां आपने स्पर्श व्यंजन लिखा था कल, ठीक है, वहां पर स्पर्श व्यंजन लिखा है ना, स्पर्श व्यंजन में एक लाइन लिख लो यहाँ पर कि च वर्ग को, देखो जहां स्पर्श व्यंजन लिखा था वहां लिखना है च वर्ग को कैसे लिखना है, ऐसे, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है, तो आपको विकल्प में च छ ज झ में से कोई सा भी वर्ण देखने को मिलेगा, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, स्पर्श संघर्षी जो हम बोलते हैं वो किसको कहते हैं, च वर्ग को कहते हैं। चलो अब इसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, लिखिए इसकी परिभाषा। जो व्यंजन दो व्यंजन से मिलकर, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, से संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, पूर्ण विराम लगा के लिखिए, ये चार होते हैं। छ, त्र, श्र और ग। देखो ये जो आपका छ वर्ण है ये किससे मिलके बना है, ये आधा क और मूर्ध श से मिलकर बना है। ठीक है, इन दोनों के योग से बनता है। त्र जो है आपका ये त और र के योग से मिलकर बना है। श्र जो है ये आपका तालु श और र के योग से मिलकर बना है। और जो ये ग है ये आधा ज और य से मिलकर बना है। लिख लो इसे। क्योंकि जैसे हम जब च का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवाएं, जैसा इसमें होता है ना ऊष्म संघर्षी में होता है, घर्षण होता है, तो च वर्ग के उच्चारण में भी हल्का सा घर्षण होता है। तो इसलिए बाकी और सबकी तुलना में जो च वर्ग है इसीलिए वो स्पर्श संघर्षी कहलाता है। यानी उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उसके वर्णों में भी हल्का सा घर्षण होता है हवा का, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन हिंदी भाषा में ही होता है
ये इससे पहले संस्कृत भाषा में ये नहीं है, लेकिन हमें ये वर्ण संस्कृत में देखने को तो मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चला कि ये जो व्यंजन बना हुआ है ये किससे मिलकर बना है, आधा क और श से मिलकर बना है। और हम इसकी बात करें तो ये हमारा त और र से मिलकर बना है, और इसकी बात करें तो ये हमारा तालु श और र से मिलकर बना है, इसकी बात करें तो ज और यहाँ से मिलकर बना है। ठीक है, अब इनमें इनका अंतर क्या है, देखो इसे आपको समझना है। ये ऐसा हुआ कि जब संस्कृत से हमारी हिंदी तक इनका सफ़र आया तो इनका जो सच में उच्चारण होना चाहिए वो इनका उच्चारण, यानी जो दो वर्ण मिलकर इनका उच्चारण होना चाहिए था वो उच्चारण इनका नहीं रहा, उच्चारण बदल गया। कैसे, अब इसको अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई ना तो समझ में आ जाएगा कि संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है। यहाँ जैसे इसका उच्चारण है, आप इसका क्या उच्चारण लेते हैं, बोलो। छ पढ़ते हैं, ये क्या है, छ, ठीक है, और हम इसे भी छ पढ़ रहे हैं। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है, दरअसल इसका उच्चारण ये है आधा क और श। तो ये जो यहाँ पे छ है हमारा, तो ये श होता है, ये होता है छ, ठीक है, और ये होता है श। अब कैसे इसमें मूर्धा में जाता है, तो दोनों अंतर ये है कि यानी हम जो इसका उच्चारण ले रहे हैं तो ये हो रहा है तालु, क्योंकि ये तालु वर्ग का है च वर्ग में। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं इसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, तो कंठ और मूर्धा का प्रयोग होके इसका उच्चारण बन रहा है, तो ये छ हो जाता है। तो अब ये जो अंतर है ना, जो इसमें दरअसल इसका जो उच्चारण है, जैसे मान लो हमने ये शब्द लिखा, क्या पढ़ते हो आप इसको, ये होता कक्षा, ठीक है, तो ये कक्षा श है ये, न कि छ, तो इसका उच्चारण है क और श। लेकिन धीरे 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 क्या है कि जैसे हम उच्चारण नहीं कर पाते सही, तो एक समय के बाद हमने इसका उच्चारण क्या कर लिया, कच्छा। कुछ लोग तो इसे कच्छा ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो कच्छा और ये कक्षा दोनों में अंतर होता है। लेकिन हम इसको श से भी हमने क्या कर दिया, श तक कर दिया। तो अब ये एक नई तरह की ध्वनि बन गई, ठीक है। तो नई तरह की जब ध्वनि बन गई तो कुछ लोग इसका उच्चारण इस तरह से नहीं कर पा रहे थे, तो हिंदी में इसको ये नया वर्ण बना दिया कि जो ये छ ध्वनि है। अब ये छ ध्वनि कैसे बनी है हमारी, कि हम छ का उच्चारण करते हैं लेकिन मूर्धा से करते हैं। तो छ का उच्चारण मूर्धा से जब हम श बोलते हैं तब ये आ जाता है कि क्षमा करो, हम ऐसे बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं इस तरह से। तो ये एक नई ध्वनि जब बन गई तो इसलिए इसका वर्ण बना दिया। अब ये कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको कल एक शब्द लिखकर दिखाया था, शब्द था ये, क्या उसका उच्चारण, विद्या जैसे पढ़ते हैं। आजकल लोग इसका उच्चारण विद्या देते हैं, ध का, द और ध का उच्चारण, यानी आधा द और ध का उच्चारण ले रहे हैं। तो यानी इसमें उच्चारण ना तो पूरी तरह से ध नहीं है, ये दह, इस तरह से उच्चारण करना शुरू कर दिया है। तो ये समझ लो कि आगे आने वाले समय में अगर इसका उच्चारण सही से लोगों ने नहीं समझा ना कि ये आधा द और य है, यानी द्य है, इसका उच्चारण द्य है, अगर ये नहीं समझा तो ध एक तरह से नया वर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, संस्कृत से जब हम हिंदी लेकर आए तो ये चारों जो हमारे वर्ण हैं ये थे संयुक्त व्यंजन। ये दो वर्ण आधे, एक वर्ण आधा था और एक पूरा लगता था, तो उनको एक साथ मिला के ऐसे बना दिया जाता था, लेकिन हमने इनकी ध्वनि बना दी। तो इसी वजह से ये हिंदी के नए चार वर्ण बन जाते हैं जिनको हमने नाम दिया संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन का मतलब है ये वे व्यंजन हैं दो व्यंजन से मिलकर बने हैं। अब यहाँ पर हमारा ये छ और ये श्र, अब हम इसको एक साथ बोलते हैं, और ये त्र और ये ग। अब यहाँ पर आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आता है यहाँ से, वो इनसे प्रश्न ये आता है कि जैसे छ या त्र या ग किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो आपको सदैव इसको याद रखना है। अब इसमें ये चीज़ और ध्यान रखो कि यहाँ मैंने हल लगाया है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसलिए मैंने अंतिम वर्ण पर भी हल लगाया है। अगर मान लो ये ऐसे लिखा हो कि यह वर्ण किन से मिलकर बना है, और विकल्प में आपका एक ये दिया हो और एक विकल्प में इस तरह से दिया हो, ये वाला बिल्कुल बिना वर्ण के, तो ये हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें हल नहीं है। अगर हल है तो यहाँ भी हल आएगा, जैसे यहाँ दिया है। अगर हल नहीं दिया इसमें तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्वर हम वैसे ही रखेंगे। बात समझ में आ गई ना? ये भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है हमारे छात्रों को, समझ नहीं पाते। तो इस बात को आप ये समझना, हमने यहाँ हल लगाया तो यहाँ भी हल लगाया। अगर यहाँ हल नहीं लगाते हैं तो इसका, अगर मान लो हमने ये ऐसे लिखा और तब पूछा परीक्षा में कैसे इसके विकल्प आ सकते हैं, इसका विकल्प ये भी आ सकता है क प्लस श, इस तरह से, ठीक है? ये सही हो गया, ये सही है। अब इसका विकल्प ऐसे भी आ सकता है क प्लस श प्लस अ, ऐसे, तो ये भी सही हो गया आपका, ठीक है? तो अब ये आपको समझना है ऊपर कि वो किस तरह से दिया है, ऐसे। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा, ये आप शब्द लिखते होंगे श्रृंगार। आपने देखा होगा कि जब श्रृंगार शब्द आता है तो गूगल बाबा ऐसे लिखता है ना? तो याद रखना कि कभी भी हमारा जो ये शब्द है ना, ये ऐसे दिया हो अगर इस तरह से, तो ये कभी भी सही नहीं होगा, सदैव गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसका मतलब, जब ये इस तरह से लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है कि तालु श, ठीक है, और र, और ये मात्रा जो है ये किसकी है? री की मात्रा है। तो याद रखना, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न भी बनता है, वह कौन सा व्यंजन है जिसके साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता? तो वो आपका उत्तर आएगा, वो र व्यंजन है। यानी र के साथ, यानी ये आपका र, इसके साथ हम इस तरह से इस मात्रा का प्रयोग नहीं करते। अगर हम इसका प्रयोग कर भी लेंगे तो हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। उच्चारण कैसे करोगे? जैसे मान लो आप इसका उच्चारण कर रहे हो, ये र हो गया, ये क्या हो गया? रा हो गया। इसका उच्चारण करेंगे री, और इसका उच्चारण करेंगे री। ये आ गया आपका, अगर इस तरह से दिया है तो रू आ गया इस तरह से। तो आप इसका उच्चारण क्या करेंगे? तो री इस तरह से, तो वो सही उच्चारण नहीं होगा। तो इसलिए इसके साथ कभी इसका उच्चारण नहीं होता है। इस कारण से भी कुछ लोग कह देते हैं कि री की मात्रा इसके साथ नहीं लगती तो री को हम व्यंजन स्वर ही नहीं मानते, वो रखते भी नहीं है। तो भाई केवल र के साथ ऐसा होता है, बाकी स्वरों के साथ, बाकी व्यंजनों के साथ नहीं होता। तो अब जब ये कभी बन ही नहीं सकता तो इसका मतलब ये स्थिति तो कभी बनेगी ही नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी शब्द हो आपका हमेशा ऐसे या ऐसे लिख लो इसको साथ में बगल में। अगर कभी इस तरह से लिखा हुआ है तो ये सही है, अगर कोई वर्ण ऐसे लिखा हुआ है तो ये सही है, अगर कभी ये वर्ण ऐसे लिखा हुआ है तो ये सदैव गलत है, ठीक है? किसी भी शब्द में आएगा, किसी भी शब्द में ऊपर वाला लिखा है तो वो शब्द सही है, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है। ऐसे लिखा है तो वो सही होगा, जैसे श्रम लिखते हैं हम, ठीक है। और इस तरह से लिखा हुआ है तो वो सदैव गलत होगा, चाहे शब्द कैसा भी हो, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी भी नहीं बनती है, क्योंकि र के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। अब इसी तरह से ये जो आपका त्र है, इसके साथ कभी भी ये वाली स्थिति नहीं बनेगी, ये भी गलत है। किसी ने अगर इस तरह से लिख कर दिया तो यह भी कभी नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे, और ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं, और खास करके श्रृंगार शब्द की तो वर्तनी कितनी बार आती है, और आप देखेंगे अब ये गूगल पे हमेशा गलत रहता है। गूगल पे गलत क्यों है? क्योंकि गूगल को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। मानव ने बनाया है तो मानव ने वो गलतियां करी हैं, और आप लोग जानते ही हो कि हमारे गूगल को बनाने वाले अंग्रेजी प्रेमी लोग होते हैं, जो अंग्रेजी सीखे हुए होते हैं, हिंदी का ज्ञान उन्हें नहीं होता, तो वही बनाते हैं उसमें उन सारी चीज़ों को, तो गलतियाँ एक दो चीज़ उसमें हो रखी हैं। अब आता है हमारा, ये तो हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जितने प्रश्न आपके बन सकते हैं वो यहाँ पर दिए हैं। एक प्रश्न और आता है इससे कि शब्दकोश में छ का स्थान कहाँ होगा, तो आपका जो उत्तर होता है वो क के बाद होता है, ठीक है। इस छ का उत्तर शब्दकोश जब हम खोजेंगे तो हमें, अगर मान लो क्षत्रिय शब्द अगर आपको खोजना है तो आप शब्दकोश में कहाँ खोजेंगे? सबसे ह के बाद खोजेंगे या क के बाद? तो क के बाद खोजेंगे। क्यों खोजेंगे? क्योंकि इसमें आधा क है ना, तो जहाँ आधा क से के बाद वर्ण शुरू होंगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे।
तो ये भी परीक्षा में आता है। अब इस तरह से बाकी सबका भी उत्तर दे सकते हो। अगर ये पूछा कि त्रय को हम कहाँ खोजेंगे, तो त के बाद खोजेंगे। श्र को कहाँ खोजेंगे, तो तालु श के बाद खोजेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आता है इसके बाद आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये क्या होता है? इसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे को आती है। तो इसीलिए इन वर्णों को यानी हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और जो आपका ट वर्ग होता है उसको हम उत्क्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ट वर्ग का भी इसी तरह से उच्चारण होता है। जैसे हम बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, तो जीभ हमारी पहले ऊपर उठती है और फिर नीचे झटके के साथ गिरती है। तो इसमें हमारे दो वर्ण हैं, ये भी हमारे हिंदी के नवनिर्मित वर्ण हैं। जैसे इसमें दिया है ड और ढ, यहाँ पर ये दोनों वर्ण हैं, इनके नीचे बिंदी लगती है। अब आपका सवाल है ये रहेगा कि जो ट वर्ग में ड और ढ है, उनमें और इनमें क्या अंतर है? तो देखो, जब हम बोलते हैं ना, इसका उच्चारण देखते हैं, ये आपका ड, ठीक है, और दूसरा वर्ण इसी के साथ जो आता है बिंदी वाला ढ, ठीक है, ये आपका ढ और दूसरा वर्ण ये ढ। इनमें अंतर है, ध्वनि में अंतर है, थोड़ा सा अंतर। जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि इनमें अंतर क्या है, ठीक है, लेकिन जब आप शब्द का उच्चारण करोगे ना, तब आपको अंतर समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने शब्द लिखा, ये क्या है? डकार, तो इसका उच्चारण अब आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे हमने कहा डकार, तो ड उच्चारण क्या हम ले रहे हैं? ड उच्चारण कर रहे हैं, तो ये ड है। लेकिन जैसे ही हमने इसके लिए शब्द लिखा, तो आप क्या बोल रहे हो? इसको सड़क बोल रहे हो, सड़क बोल रहे हो? सड़क, तो ये ड जो आप बोल रहे हो, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? दोनों ध्वनियों में अंतर। तो ये है ड और ये ड, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा हल्का। तो यही इन दोनों में अंतर है। अब इनके लेखन में अंतर क्या होता है कि संस्कृत शब्दों में तो इसका प्रयोग होगा, इसका संस्कृत शब्दों में ये नहीं आएगा, लेकिन जब हिंदी के शब्द होते हैं तो शब्द की शुरुआत में इसका प्रयोग होगा बिना बिंदी वाला, और पहला वर्ण छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं पर भी बिंदी वाले का प्रयोग होगा जब आएगा हिंदी शब्दों के साथ। अब इसकी भी बात करें हम, इस शब्द को देखो, जैसे मान लो आपने शब्द लिखा, क्या है? ढोलक, तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है? ढ, ठीक है। अब इसी तरह से आप शब्द लिखते हो, क्या बोलते हो? पढ़ना, तो पढ़, ये क्या है? अढ़, ठीक है, इस तरह से। तो ये ढ और ये ढ, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो अंतर समझ में आ रहा है आपको? उसी तरह से दिया हुआ है। तो यही अंतर, इसमें भी यही अंतर होता है कि कहाँ प्रयोग होता है, किसका? क वर्ग का। तो वो आपका ण होता है ना, जब आप बोलते हो उसके साथ, जैसे क, ख, ग, घ, ण, तो वह आड़ा आता है। तो ये और उसमें अंतर है, ये चीज ध्यान देना, ये ड़ है और वो ण है। दोनों में जब आप इसे बोल रहे हो ये मूर्धा पे है, और जब आप इसको बोल रहे हो यानी इसको, तो ये कंठ पे है। ये अंतर है, एक जैसे, तो लेखन में भी अंतर है। अच्छा, इसे पंचम वर्ग समझ रहे थे? नहीं, ये आपका ट वर्ग में है, ठीक है। ट के ड ढ के साथ ही रहते हैं ये दोनों, क्या वो अलग है? तो इनमें आपको अंतर यही समझना है, ये तीनों अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, देखने को लगे। इसकी बिंदी इसकी बगल में होती है, इसकी बिंदी इसके नीचे होती है, तो इसमें अंतर यहाँ पे करना, उच्चारण में भी अंतर करना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। देखो, हम 2 दिन से वर्णमाला ही पढ़ रहे हैं अभी, और अभी तक हम यही उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं। मैं जो आपको ये उच्चारण करा के जो बता रही हूँ ना, आप इसको घर जाके ना प्रैक्टिस किया करो। मान लो है आपको ऐसा लगे कि क्लास में तो आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, शर्म लग रही है या जैसा भी है,
अकेले में जो मैंने बताया उसको जाके प्रैक्टिस करो। अब उसको प्रैक्टिस करोगे ना तो तब आपके जितने भी शब्द हैं और ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना। अब इससे आने वाले प्रश्न इसी तरह से तो बनते हैं आपके, कोई भी प्रश्न आएगा आपसे छूटा ही नहीं रहेगा। इसमें नीचे दिया हुआ है नोट, ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं, संस्कृत भाषा में ये नहीं है। ठीक है, तो जब संस्कृत भाषा में नहीं है तो संस्कृत के किसी शब्द में भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, जो संस्कृत शब्द हैं तो सदैव किस में पाए जाते हैं, ये हिंदी में पाए जाते हैं। ठीक, और ये किसी विदेशज भाषा का भी हिस्सा नहीं है, तो विदेशज शब्दों में भी ये नहीं पाए जाते। अब इसके बारे में विस्तार से कि इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे होता है, इसके बारे में हम वर्तनी में पढ़ेंगे आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा वर्णों का वर्गीकरण। अब वर्णों का मतलब यहाँ पे व्यंजन से है। ठीक है, वर्ण इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि हम इसके उदाहरण में स्वर को भी लिखते हैं, तो स्वर और व्यंजन को एक साथ हम वर्ण के नाम से ही जानेंगे। तो हम जब व्यंजन का उच्चारण मतलब व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं तो हम दो आधार पर करते हैं, एक घोषत्व के आधार पर और एक प्राण तत्व के आधार पर। घोषत्व का मतलब होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होना। तो आपको कुछ याद नहीं रखना इसमें, बस एक चीज याद रखना है कि घोषत्व का मतलब क्या है, इसी से आपको पता चलेगा। तो घोषत्व का मतलब है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होना। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख गुहा में जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो कंपन होगा किन्हीं वर्णों के उच्चारण में, और किन्हीं वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होगा। तो इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले आप अघोष में लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, अघोष में लिखना है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में लिखो, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों श, तालु श, मूर्धा श और दंत श। ये अघोष व्यंजन में आएंगे। ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तालु श, मूर्धा श और दंत स। दूसरा सघोष में लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है, कंपन होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं, ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं। घोष या सघोष का मतलब ही होता है बजना, ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आपको सघोष ही करके पूछे,
वो घोष भी कर सकता है। ठीक है, इसका लिखिए उदाहरण, जैसे हर वर्ग का, अब जो बच गया, देखो इसका वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं वो 33 व्यंजन में कर रहे हैं, क से लेकर ह तक, तो उसमें जो बच गया वो हमारा किस में आ जाएगा, सघोष में। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ह। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ह, ये हमारा हो गया सघोष। तो देखो हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने जाना कि जो हमारा घोषत्व है यानी जो कंपन है, कंपन के आधार पर हमारे व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष का मतलब है जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कोई कंपन नहीं होता, उन्हें हम अघोष कहते हैं। और इसमें हमारा आ रहा है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला दूसरा वर्ण का मतलब आप समझ गए ना, कि जैसे क वर्ग की बात करें तो क ख, च वर्ग की बात करें तो च छ, इसी तरह से, है ना। अब इसके बाद सघोष वर्ण कह रहा है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ और ह व्यंजन। अब हम ये तो हमें ये पता चल गया कि परिभाषा के हिसाब से। अब दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल कैसे करें हम। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो आपका ये कंठ है, ठीक है, जहाँ पे ये थोड़ा सा उभरा रहता है ना, तो आपको इस पे अपनी ऐसे उंगली रखनी है, हल्की सी। अब ऐसे मत रखना कि पूरा एकदम गले में दबा के, नहीं, बिल्कुल हल्की सी, के ऐसा पता चले कि हाँ उंगली रखी हुई है और ये लगे कि नहीं भी रखी है। और उसके बाद आप उच्चारण करिए, क ख ग घ ड़, पांचों का उच्चारण करिए, क ख ग घ ड़। तो आप अंतर ये पाएंगे कि जब आप क ख बोलते हैं तो आपको जो वाइब्रेशन सा है वो आपको अपने गले में महसूस होगा अंदर, लेकिन जैसे ही आप ग घ ड़ बोलेंगे तो वो वाइब्रेशन आपको उंगली पर भी महसूस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अघोष है इसमें कंपन न के बराबर हो रहा है, मतलब बहुत कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो मतलब वो गले में ही लग रहा है। और जो सघोष है इसमें कंपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमें उंगली पर महसूस होता है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया एक तो आपको याद करने का, इसे आप याद कर सकते हैं, पता चल जाएगा। लेकिन आप में से ऐसे भी छात्र हो सकते हैं कैसे कि मैम मुझे तो पांचों में ही कंपन सुनाई दे रहा है, तो फिर क्या करें। तो उनके लिए तरीका कि वो इस तरह से याद करें। या फिर भी आपको लगता है कि एक शॉर्ट ट्रिक अगर बता दी जाए तो अच्छा है, तो शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे ऐसे रख लो, इसे लिख लेना। जैसे मान लो हम लिखेंगे अघोष, आपको इसे याद कर लेना फॉर्मूला की तरह। अघोष में पहला आ रहा है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, दूसरा है तो इसे हम 2 लिख सकते हैं, और इन तीनों श का मतलब है स। तो इससे आप अपने दिमाग में लगाएंगे कि स का मतलब तीनों श ही है हमारे। तो बस ये आपका कोड बन गया, अघोष 12 स। इतना याद कर लीजिए, कोई भी प्रश्न आ जाएगा आप आराम से पता कर लेंगे। मान लो आपको अघोष ही पता चल गया, अब इसमें से जो बच गया 33 व्यंजन में से वो सब के सब किस में आ गए, सघोष में। अगर मान लो आपने घोषत्व के आधार पर ये एक कोड भी याद रख लिया ना इतना, कि घोष का अघोष का मतलब ये कि अघोष 12 स, तो बाकी जो बच गया वो किस में रह गया, सघोष में। तो सघोष के लिए भी आप लिख सकते हो सघोष। अब आपको पता है तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद अंतस्थ और ह। तो अब इसको याद रख लीजिए ऐसे, सघोष 345, अंतस्थ ह। ठीक है, तो इस तरह से ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लेते हैं हम अपना। अगला आता है हमारा प्राण तत्व के आधार पर। ठीक है, ये आ गया हमारा घोष के आधार पर। दूसरा आता है हमारा प्राण तत्व के आधार पर।
तो प्राण तत्व का मतलब है हवा, जिससे हम सांस लेते हैं। तो अब व्यंजनों का उच्चारण करने में हम कितनी सांस छोड़ रहे हैं, इस आधार पर हमारे व्यंजन दो प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें आता अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प और महा, देखो दोनों को आपको अगर जानना है, इसमें समझना है, तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। प्राण और प्राण ये तो कॉमन शब्द हो गया। अल्प माने कम, ठीक है। महा माने अधिक या ज्यादा। तो हमें ये बात पता चल गई कि महाप्राण व्यंजन वे होंगे जिनके उच्चारण में हवा ज्यादा लगेगी, और अल्पप्राण वे व्यंजन होंगे जिनके उच्चारण में कम हवा लगेगी। तो लिखिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण में लिखिए, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण में लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें लिखिए, हर वर्ग का जो बच गया, ठीक है, दूसरा, चौथा और वर्ण और ऊष्म व्यंजन। हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। अब देखो, इसका एक तो हमने ऐसे लिखा ही समझ लिया, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं क ख, तो क की तुलना में ख बोलने में ज्यादा हवा बाहर निकलती है। फिर हम बोलते हैं ग घ, तो ग की तुलना में घ में ज्यादा हवा निकलती है। फिर ड़, तो अणा में कम हवा निकलती है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि पहला, तीसरा और पांचवा इनमें कम हवा लग रही है, लेकिन दूसरा और चौथा इसमें ज्यादा हवा लग रही है। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन में भी। तो इस तरह से हम उच्चारण करके याद रख सकते हैं इन्हें, नहीं तो फिर हम इनका भी कोड बना लेंगे। जैसे मान लो इसका भी कोड बन जाएगा अल्पप्राण, आप लिखिएगा इसको, अल्पप्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ। तो आप इसे क्या रखेंगे, अल्पप्राण 135 अंतस्थ।
और महाप्राण, महाप्राण दूसरा, चौथा और ऊष्म। तो आप इसे याद रख सकते हैं, महाप्राण 24, ऊष्म, तो इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने व्यंजन देखे। अब ये जो हम पढ़ते हैं ये वर्णों का उच्चारण, हमने कहा ना वर्णों का वर्गीकरण है, तो स्वर भी इसमें आते हैं। तो स्वर कैसे आते हैं? तो सबसे पहले घोषत्व के आधार पर हमने दो देखे थे, अघोष और सघोष। अब अगर ये पूछा जाए कि जो स्वर हैं वो सघोष हैं या अघोष हैं, तो जहाँ आपने सघोष लिखा है वहाँ नीचे नोट करके लिखो। ठीक है, जहाँ सघोष लिखा था ना, सघोष, वहां पे नोट करके लिखना, नोट। सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं, सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं, सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये सघोष में आ गया। अब अल्पप्राण और महाप्राण में देखो, तो आपके जो स्वर और अनुस्वार ये किस में है? अल्पप्राण में लिख लेना ऐसे ब्रैकेट में। स्वर और अनुस्वार आपका क्या होता है? अल्पप्राण में आ जाता है, और महाप्राण में आ जाता है आपका विसर्ग। ठीक है, जो विसर्ग है वो किस में आ जाता है? महाप्राण में आ जाता है। समझ में आ गया? तो आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया, आपको बताना है। प्रश्न आपका इस तरह से पूछा गया था कि निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है? निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है, ये पूछा गया था। आपको विकल्प दिया गया है, जिसमें ख विकल्प दिया गया है, में विकल्प आ गया आपका ह। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है ख। सी विकल्प है आपका स्वर, और डी विकल्प है आपका ए एन। ऐसे ही तो बनाते हैं। और कौन सा? सी। उत्तर बताओ। डी, डी बताने वाले कितने छात्र हैं ऑनलाइन में? बताइए। और बी बताने वाले? बी, बी फॉर बॉय, कोई नहीं? सबको आता है? और ए बताने वाले? और सी बताने वाले? क्या बता रहे हो, ए या सी? सी। ऑनलाइन में अभी तक नहीं आया आंसर, ऑनलाइन वाले बताओ। देखो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, अब परीक्षा में उत्तर आएगा ये, फिर आप कहोगे कि मैडम गलत दे दिया, आपने तो लिखवाया था कि स्वर जो हैं सघोष होते हैं। तो प्रश्न की तरफ जाओ, सघोष व्यंजन। आपने स्वर को भी इसमें शामिल कर दिया, ये व्यंजन पूछ रहा है तो स्वर तो आएगा नहीं, जब ये नहीं आएगा तो ये तो कट गया। समझ गए ना? तो परीक्षक आपको ऐसे ही फंसाता है, उसको पता है कि आप जल्दबाजी में क्या करने वाले हो। इसका उत्तर डी होता। कब होता? अगर ये लिखता, या तो ये कहता कि निम्न में सघोष है, तब तो दोनों ही आ जाते, या लिखता निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है, ये बताओ, तब आते फिर आपके, है ना? अब इसने पूछा क्या था? व्यंजन। यही तो है रीजनिंग जैसा, और बस यही गलती कर गए आप। ऑनलाइन में भी एक छात्र ने बस आंसर बताया सही, एक ने गलती कर दी, है ना? तो इसी तरह से आपको इन्हें समझना है।
यानी जो आपके यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं इन्हें आपको इस तरह से समझना है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है मैंने आपको क्लास में बताया ही था पहले, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अयोगवाह का मतलब हमारा क्या है, अनुस्वार और विसर्ग को ही हम अयोगवाह कहते हैं। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था वर्ण, ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। जब हमने पढ़ा था कि वर्णमाला कितनी होती है, कितने वर्ण होते हैं, तो हमें 52 वर्ण बताया गया। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो 11 और 39 तो हमारा 50 हो जाता है। फिर हमारे ये 52 दिए हैं, तो 2 वर्ण हमारे कौन से आते हैं। तो हमने देखा स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अपने आप होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो ये दो स्थिति में हमारे बट गए। अब जो हमारे वर्ण 52 में से जो 2 बचे, यानी अनुस्वार और विसर्ग, जिन्हें हमने 2 अलग नाम भी दिया है, ये है अंग और अ। अब ये जो अंग है, इस अंग का उच्चारण अ से शुरू होता है। दरअसल इसका जो उच्चारण है, जो नाक में जाके आता है, वही इसका उच्चारण है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं अह, तो अह जब आ को अगर हम छोड़ दें, जो आ का उच्चारण हम कर रहे हैं, उसके बाद जो इसकी ध्वनि है वही हमारी इसका उच्चारण है सही। तो फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा, ये अपने उच्चारण के लिए किस पर निर्भर कर रहा है, स्वर पर निर्भर कर रहा है। तो जब ये स्वर पर निर्भर कर रहा है तो फिर इसको स्वर में हम नहीं रख सकते, तो हम इसको व्यंजन में ले आते हैं। फिर हम इसको व्यंजन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है कि व्यंजन को उच्चारण दे देता है। अब हमें अगर कोई और स्वर ना मिले 11 में से, तो हम क का उच्चारण कंग और कह से उच्चारण कर सकते हैं। तो अब इसने यहाँ पे आने के बाद किसका लक्षण प्रकट कर दिया, स्वर का लक्षण प्रकट कर दिया। जब हमने इसको स्वर में रखा था तो वहाँ पर ये व्यंजन का लक्षण प्रकट कर रहा था, और जब हमने इसको व्यंजन में रखा तो यहाँ पर ये स्वर का लक्षण प्रकट कर रहा है। तो फिर हमारे विद्वानों ने कहा कि इसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों के ही गुण होते हैं, तो इसलिए इसको वर्ण का हम ये कहें कि एक तरह से तीसरा पार्ट, इसको नाम दे दिया गया अयोगवाह। यानी ये वे वर्ण हैं जो क्या कहलाएंगे, अयोगवाह। तो ये 2 वर्ण आते हैं हमारे, अनुस्वार, इसको हम कहते हैं अनुस्वार, ठीक है, नाम दे दिया है अलग, हम इसका उच्चारण ना लेकर इसका नाम भी ले सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा विसर्ग, जिसे हम इसका उच्चारण अह न कह के हम क्या कह देते हैं, विसर्ग। तो ये इसलिए भी थोड़ा सा अलग हो जाते हैं कि बाकी जो हमारे स्वर हैं या हमारे व्यंजन हैं, उनकी ध्वनि ही उनका नाम है, लेकिन यहाँ पर इनकी ध्वनि अलग है और इनका नाम अलग है, तो थोड़े अलग हो जाते हैं। अब उसी तरह से कुछ लोग जो हमारा हिंदी का अनुस्वार है, जिसे हम हिंदी का अनुस्वार या हम कहें इसको अनुनासिक बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, अनुनासिक इसको। अब आप कहेंगे कि मैम अनुनासिक तो हमने पंचमाक्षर को भी बोला था, तो पंचमाक्षर को भी अनुनासिक बोलते हैं, तो इसे भी कुछ लोग अनुनासिक कहते हैं। ये ऐसी स्थिति है कि इस पे किसी ने भी अभी ठीक से स्पष्ट तरीके से व्याख्या नहीं की है कि इसका उच्चारण कब कहाँ कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का उच्चारण तो संस्कृत में होता है, तो संस्कृत में तो कोई डाउट है ही नहीं, भाई संस्कृत में होता है वहाँ चलता है, लेकिन इसका उच्चारण ये कहाँ होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा अनुस्वार है, इसी की 2 मात्राएं बन गई हैं। संस्कृत शब्दों में हम इसे इस तरह से प्रयोग करते हैं और हिंदी शब्दों में हम इसे इस तरह से प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है कुछ शब्दों के उच्चारण में। जैसे मान लो ये शब्द है हमारा, इसका उच्चारण क्या करते हो आप, हंस, ठीक है, और वहीं पर अगर हम इसे लिख दें तो इसे आप क्या बोलते हो, हंस। तो हंस और हंसना, इन दोनों के उच्चारण में अंतर आता है कि नहीं आता है,
तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इसके उच्चारण में अंतर है, यानी इसके उच्चारण में अंतर है और इसके उच्चारण में अंतर है। तो जब उच्चारण में अंतर है तो हम ये नहीं कह सकते कि अनुस्वार की ही ये दोनों मात्राएं हैं, तो फिर हमको इसे अलग ही यहाँ पर पढ़ना होता है। तो जब हम इस पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं तो फिर कुछ लोगों ने कहा है कि इसे अनुनासिक मत कहो, फिर पंचमाक्षर और इसमें अंतर नहीं हो पाएगा, इसको हम नाम देते हैं चंद्रबिंदु। तो इसे इसीलिए कुछ लोग इसको चंद्रबिंदु कह देते हैं, ठीक है। तो ये चंद्रबिंदु भी कहलाता है। तो अब यहाँ से अभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि इन पे उनमें कोई विवाद नहीं आता। अगर मान लो आपको ये देकर ये पूछ लिया जाए कि यह क्या है, तो आपको विकल्प में दिखने को मिलेगा कि ये अनुस्वार है, विसर्ग है या अनुनासिक। तो आपको उत्तर क्या लगाना होगा? अनुनासिक। और आप बोलचाल में इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? चंद्रबिंदु। तो ये जो हमारा अयोग वहाँ आया है, अगर इसकी संख्या आपसे कोई पूछेगा कितनी संख्या होती है, तो आपको 2 ही बताना है, क्योंकि अभी ये जो हमारा अनुनासिक है, चंद्रबिंदु जो है, इसको शामिल नहीं किया गया है, अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं माना है। लोगों का विवाद है, सही ढंग से नहीं बनाया है। कुछ विद्वानों ने ये कह दिया है कि हमारे वर्ण 52 नहीं 53 हैं, और वो 53 कैसे लगाया है? क्योंकि उन्होंने उसे भी शामिल कर दिया है। लेकिन अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय निर्देशालय है, हिंदी निर्देशालय, उसके अनुसार से चलें तो उसने 52 संख्या बताई है हमारे वर्णों की, ठीक है। तो उसमें और उसकी संख्या के अनुसार देखो, अगर उसकी संख्या के अनुसार कभी आपसे पूछ लिया जाए तो उसने कैसे बनाया है कि जो वर्ण है ये लिख लेना आप, क्योंकि इससे प्रश्न बन जाता है। वर्ण, कुल वर्ण, जब ये बताता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो कहता है 52, ठीक है। स्वर की संख्या देता है 11, व्यंजन की संख्या देता है, बताओ व्यंजन की संख्या कितनी बताई होगी इसने? 35। अगर हिंदी केंद्रीय निर्देशालय के अनुसार अगर पूछा जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी है तो 35। और वो कैसे? 35 में आता है क से लेकर ह तक प्लस द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो वहां दिया है। फिर इसके साथ ये क्या कहता है कि इसमें ये आ गया, और फिर ये कहता है कि 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं हमारे पास। फिर ये ऐसे रख के संयुक्त व्यंजन रख देता है 4, और इसके साथ फिर 2 वर्ण रखता है ये अयोगवाह में, ठीक है। तो हमारी संख्या फिर कुल गिनती होकर ना 52 हो जाती है इस तरह से। तो ये वर्ण यहाँ पर इसने दिए हुए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, मानक यही माना जाता है, इसी को सब आधार लेकर चलते हैं। हालांकि ये देखें कि हमारी सरकार के लोग इतने निठल्ले हैं, मैं सच में बोलना चाहती हूँ, किसी को ना कुछ भी करना है ना कि मानहानि का केस करना है या ये करना है तो बेशक कर दे। मैं इतने निठल्ले और इतने निकम्मे हैं सरकारी लोग जो इन सारी चीज़ों पे चल रहे हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि जिस चीज़ को उन्होंने इस दुनिया को मानकता के लिए बनाया है कि इसकी बात सही मानी जाएगी, अगर वही बात गलत बोले तो फिर आप क्या कहोगे? मान लो एक व्यक्ति को निश्चित कर दिया गया कि भाई जो ये बताएगा ना वही सही माना जाएगा, और अगर वो ही गलत कहे तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो ऐसे ही आप देखेंगे कि केंद्रीय निर्देशालय ने एक मानक निकाला है हिंदी का मानकीकरण। तो खास करके जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, जैसे उत्तराखंड की या एमपीपीसीएस की, जिनके में सब्जेक्टिव आता है, तो उसमें लिखा होता है हिंदी का मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब होता है कि हिंदी को मान्यता किस तरह से दी गई है, क्या क्या उसमें दिया है, तो उसमें लिखा होता है और उसी में उसने सारी बातें लिखी हैं। मतलब इतना ये है कि पीडीएफ दिया हुआ है, डाला हुआ है, पीडीएफ में भी गलतियां हैं लेखन में। जो मैंने अभी लास्ट डाउनलोड किया था मैंने मार्क कर रखा है सारा। मैं कह रही थी, मुझे दिमाग में आ रहा था कि किसी दिन ना, जिस दिन में मुझे टाइम मिला ना, लगा कि मार्क करके सारा भेजूंगी कि आप दुनिया को बताते हो कि हम सत्य हैं, अब कम से कम सुधार तो लो। मतलब उस समय आप क्या कहोगे कि जो आपकी सरकार, उस सरकार के पास आपकी हिंदी को लिखने के लिए सही शब्दावली ना हो या सही फॉन्ट ना हो, तो उस देश में और क्या गरीबी हो सकती है? क्या ये चीज़ कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ कि मुझे अगर कभी
मोदी जी के सामने बोलने का मौका मिले या बैठने का मौका मिले तो मैं उनसे कहूँगी कि आप फालतू में ना ये ढोंग करते हो कि भारत है, मेरा देश है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? आप अपनी भाषा के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। एक तरफ हम डंका बजा रहे हैं कि हमारे देश के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों की, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट वाला हो, चाहे वो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे इनकी, उनके सीईओ जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं। तो क्या मतलब, जब आपकी अपनी भाषा का फ़ॉन्ट तैयार नहीं हो सकता, सही फ़ॉन्ट नहीं लिखने के लिए तैयार हो सकता, ऐसी टेक्नोलॉजी भाड़ में जाए, कूड़े में जाए, बिल्कुल नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। जब आप अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप भले ही कितने बड़े महल बना लो, चाहे आप कितना ही स्वर्ग बना दो, उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपकी माँ दुखी है, आपका अपना जिसने आपको आवाज़ दी, जिसने आपको जन्म दिया, वो अगर अभाव में है तो आपका राजा बनने का भी कोई मतलब नहीं होता। तो हम ये चीज़ देखते हैं, हमारी अपनी हिंदी तरसती रहती है, ना ढंग के फ़ॉन्ट हैं, अगर कोई फ़ॉन्ट हैं तो उनमें गलतियां हैं। आप अपनी देवनागरी लिपि की विशेषताओं तक को सिद्ध नहीं कर पाए उसमें। क्यों नहीं हो पाया है? तो कारण यही है ज्ञान का अभाव, क्योंकि जो उसको बना रहा है उसके पास ये ज्ञान नहीं है, मतलब कि उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसके ऊपर सुरेखा नहीं खींच सकते ऐसे। ये गलत है। इसका नियम ये कहता है कि सुरेखा तोड़ के लिखी जाएगी ऐसे। तो आप लगभग हिंदी के फ़ॉन्ट देखेंगे तो एक दो फ़ॉन्ट छोड़कर, एक दो फ़ॉन्ट में तो ये फंक्शन काम करता है सही, बाकी सारे फ़ॉन्ट में देखेंगे तो इसके ऊपर से सुरेखा जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता, भाई कंप्यूटर की गलती नहीं है, कंप्यूटर तो वो है जो आपने उसमें फीड कर दिया, वो वही बोलेगा। अगर आप आज भी श्रृंगार इस तरह से लिख रहे हैं गूगल पर, तो इसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने ये कोड बनाकर उस कंप्यूटर को बताया था। अज्ञानी वो था कि उसे इतना नहीं पता था कि श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, उसने हिंदी पढ़ी नहीं। अब ये कैसे पढ़ेंगे? सन्यासी शब्द में क्या दिक्कत है? अब बताओ आपको इसमें क्या दिक्कत है? कैसे? ऐसे ही बता दो, मैं ही लिख दूंगी, बाकी सब लोग भी जान लेंगे। अच्छा, मतलब आपने कहा है कि वो सन्यासी को ऐसे बता रहे थे, ऐसे? हाँ हाँ, यही तो हो गया ना, डबल ना, यही तो लिखा है ना आपने, ये इस तरह से नहीं। ये आपका शब्द जो बना है ये सम प्लस न्यास से बना है, ठीक है? इस न्यास का मतलब होता है एक तरह से त्याग, ठीक है, सम्माने युक्त, जो त्याग से युक्त है। सन्यास क्या होता है? त्याग से युक्त, और ई लगाकर त्याग करने वाला, तो व्यक्ति के लिए आ गया। तो हमारी संधि का नियम ये कहता है कि यदि ये म किसी न यानी पंचमाक्षर से मेल करता है, इसमें दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? ये अनुस्वार में बदलता है। यहाँ पर ये दिया जाता है, ये अनुस्वार में बदलेगा। वैसे ये बात सही कह रहे हो, अभी मैंने देखा है, अगर ये माँ है तो ये इसके न में बदलेगा, बदलना इसे ये चाहिए, ये बात सही कही है। ये जो माँ है, क्योंकि इस न के साथ पंचमाक्षर के साथ मेल करेगा, तो नियम तो यही कहता है। तो ये म किस में बदलेगा? न में बदलेगा, ठीक है। और ये फिर न आधा आ गया और ये आपका सा रह गया, तो इसे लिखा ऐसे ही जाना चाहिए, सन्यासी। लेकिन इसकी वर्तनी ये नहीं मानी जाती है, ये शुद्ध नहीं होती, शुद्ध हमेशा यही मानी जाती है संधि के अनुसार। मतलब ये संधि के अनुसार ये है, तो ये पॉइंट सही दिखाया आपने, इस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे और देखेंगे, सर्च करूंगी इसको, क्योंकि मैंने सच बताऊं तो अभी जो आपको बताया है मैंने इसे तोड़ के, तो अब बताया है मैंने इसे तोड़ के, मैंने इससे पहले इसे कभी तोड़ के नहीं प्रयोग किया। तो ये यही है। हाँ, अगर ये ऐसे होता, मान लो यहाँ पर ये होता, ना हो के य होता, अब इस म का मेल अगर इस य से होता, तब ये म हमारा अनुस्वार में बदलता।
क्योंकि नियम कहता है क से लेकर म तक अगर स्पर्श व्यंजन में ये बदलेगा, म इसके साथ मेल करेगा, तो ये जिस वर्ण से मेल कर रहा है उसके पंचमाक्षर में बदलता है। और अगर ये म य से लेकर ह तक अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन किसी के साथ मेल करता है तो फिर ये अनुस्वार में बदलता है, नियम ये कहता है। तो यही होना चाहिए फिर सन्यासी की जो वर्तनी है, शुद्ध यही होनी चाहिए। लेकिन हमारे आयोग ने आज तक कभी इसको शुद्ध नहीं माना है, इसी को शुद्ध माना है और ये किताबों में भी लिखा हुआ है। हाँ, तो बात ये है ना कि हम जब आते हैं ना कि हमारी हिंदी के शब्दों पर सही ढंग से बात लोगों ने उसको देखा ही नहीं है, बस रट्टू तोता जैसी बातें कर रहे हैं। अगर हम नियम के अनुसार चलें तो शब्द हमारे यही सही हैं। ठीक है, तो हाँ वही तो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये वाली बात आपने कही ना कि अभी जिन भी टीचर ने ये बताया है ना, उन्होंने संधि के नियम के अनुसार ये बताया होगा। हो सकता है कि जैसे मैं किसी बात का विरोध करती हूँ जो गलत दिया हुआ है, तो उन्होंने इसी बात को वहाँ पे दिखा के सिद्ध किया होगा कि यह शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। ये संधि का नियम, क्योंकि या तो ये रूढ़ शब्द होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम इसका उच्चारण करें तो हम जब सन्यासी बोलते हैं तो सन्यासी में भी हमें ना 2 बार ही तो सुनाई देता है। जैसे कैसे, मान लो अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर हम केवल ऐसे लिख दें तो इसका उच्चारण क्या पढ़ोगे आप, सन्यासी। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से पढ़ें तो सन्यासी। ठीक है, लेकिन ये है क्या, सन्यासी। न का जो उच्चारण है वो डबल बार आ रहा है। ठीक है, तो यही है, इसका यही होना चाहिए। अब देखो ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये इसे गलत नहीं मान सकते आप, लेकिन नियम तो ये नहीं कहता। अब ये क्या किया है, अगर हम इस बिंदी को देखें तो यहाँ पे दिया है कि न आया है इसके परिवार का सदस्य, तो इससे पहले आधे न को हम अनुस्वार में बदल सकते हैं, जैसे हमने गंगा को बदला था, गंगा शब्द था इस तरह से। लेकिन नियम एक ये कहता है कि अगर हम इसको यानी इस सन्यासी को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो फिर हम सम्मान को भी लिख सकते हैं ऐसे, फिर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमने इसको गलत किया है, अगर हम इसे गलत कहते हैं तो फिर ये भी गलत होगा। समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ पे ये कहता है कि जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर की मदद नहीं करता, तो इसलिए ये कभी भी अनुस्वार में नहीं बदलेगा अगर पंचमाक्षर ही 2 बार आया है तो जब यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ भी तो पंचमाक्षर है, यहाँ थोड़ी ना कोई और है अलग, तो यहाँ भी नहीं बदलना चाहिए। तो अब बात यही है कि जैसे अब हम लोग बैठ के यहाँ पे नियम के आधार पर इस बात को कह रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि ये नियम ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो यही है कि अगर मान लो हम लोग ऐसे हो कि हमें सरकार ये कहे कि नहीं तुम एक समिति बना के और तुम फिर से शब्दों का निर्माण करो, तो हम सब लोग बैठ के विद्वान इकट्ठे हो के और फिर इस तरह से शब्दों को बना के बताएंगे कि भाई कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब ये एक बात और समझ लो, आपको ये बात पता चलेगा कि कोई भी शब्द आपका वर्तनी जो बना के गया है, भगवान ने बना के नहीं दिया है, ये हमने जो मान लिया। जैसे एक शब्द है हमारा, उच्चारण क्या है इसका, फिर से सुनाई नहीं दिया, चिन्ह की चिन्ह, चिन्ह है, इसका उच्चारण क्या है, चिन्ह, लेकिन आप बोल क्या रहे हो, चिन्ह उच्चारण कर रहे हो। जब कोई शब्द इतना ज़्यादा प्रचलित हो जाता है कि उसके सुधार की गुंजाइश नहीं रहे, तब हिंदी या कोई भी भाषा मजबूर होकर उसे अपने शब्दकोश में शामिल कर लेती है। तो ऐसा होता है कि हर एक भाषा के लिए जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं और जो इनके लिए समिति बनाई जाती है, तो उस समिति में क्या होता है, लगभग हर 10 साल बाद या हर 20 साल बाद वैसे शब्दों को दिया जाता है कि जो शब्द नए इजाद हुए होते हैं। जैसे लॉकडाउन शब्द को अगर आप देखें तो 2019 से पहले आपको किसी भी किताब में लॉकडाउन शब्द देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन 2019 के बाद ये नया शब्द क्या हुआ, एक नया शब्द इजाद हुआ, बन के आया कि लॉकडाउन क्या होता है। तो इस तरह से ये नया शब्द बना। ऐसे ही सुनामी, जब पहली बार सुनामी आई थी, जो सुनामी शब्द आया है 2004-5 के आसपास, हाँ, तो ये जो सुनामी शब्द है ये 2004-5 के आसपास में बन के आया। तो यानी 2000 से पहले सुनामी शब्द नहीं था, लेकिन फिर आया और फिर हमने इसको सम्मिलित किया। तो अब 2000 से पहले जितनी भी भूगोल की किताबें होंगी उनमें आपको सुनामी शब्द देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब किताबें छपी तो उसमें नाम उसको सम्मिलित किया गया, अपडेट डाला गया, तो वो हमारा उसमें नाम आ गया। तो ऐसे ही बनते हैं। तो जो हमारे शब्द हैं भाषा में, तो वो ऐसे बनते हैं। अब कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये निश्चित करके हमारी कुछ विद्वानों की किताबों ने अपनी लिस्ट दे दी कि यही शब्द सही माना जाएगा। तो अब जैसे ये है हमारा चिह्न, तो इसको तत्सम श्रेणी में रख दिया, और चिन्ह क्योंकि ये परिवर्तित होकर बना है तो इसको तद्भव की श्रेणी में रख के इसको सही कर दिया गया कि अब चिन्ह भी। पर ये है कि आपको लिखना वही है जो उच्चारण करना है, और जो उच्चारण कर रहे हो वही लिखना है। अब ऐसा नहीं कि आप लिखो तो चिन्ह और बोलो चिन्ह, ऐसा नहीं होगा। अगर चिन्ह उच्चारण कर रहे तो चिन्ह लिखोगे, और चिन्ह उच्चारण कर रहे हो तो चिन्ह लिखोगे। अब यहाँ पे भी एक लोचा है, अगर आपकी परीक्षा में दोनों आ गए कि सही कौन सा है, सही तो दोनों है, शब्दकोश में आप देखोगे दोनों मिल रहे, लेकिन आयोग हमेशा सही इसको करेगा। तो आपको अपने नंबर के लिए ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि लेखन में आप भले ही इसको लिखो, लेकिन आप वर्तनी शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो फिर एक बात और आती है कि जब वर्तनी के दृष्टिकोण से हमें ये सही लिखना पड़ेगा, तो फिर जब हम अगर लिख रहे हैं तो फिर हम लेखन में इसी को क्यों लिखेंगे? क्या पता वो प्रोफेसर भी मूडी हो और सोचे कि इसने तो चिन्ह गलत लिख रखा है, तो वो भी गलत कर दे, तो फिर हम वही शब्द लिखेंगे जो वो सही मानता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।